बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी डेप्रिसिएशन की क्लास चल रही थी। एक लास्ट से इसके अंदर एक चीज ऐड ऑन कर दूं और इसके बाद जो है वो हम अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का चैप्टर कर रहे हैं। सर एक चीज करवा रहे होंगे शायद, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, और कल जो है वो करवाएंगे, तो थोड़ा सा उसका एक बैकग्राउंड बताते हुए चले जाए, फिर उसकी डिटेल में करेंगे। होता यह है कि दो किस्म के नॉन करंट एसेट्स हैं। एक नॉन करंट एसेट्स वो हैं जिनकी कॉस्ट आपको पहले से सवाल के अंदर गिवन होगी, और दूसरा ये होगा जो जिसमें आपको नॉन करंट एसेट की कॉस्ट खुद डिटरमाइन करना होगा, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट है। अगर कोई ऐसे लोकल कंपनी मशीनरी वगैरह खरीदा है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं तो वो जरा अच्छी तरह स्टूडेंट्स को समझ में आ जाती है। अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर एक एसी लगवाना है, तो सबसे पहले आपने सदर से जाके कोई सी भी कंपनी का आपने 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का जो है ना एसी परचेज कर लिया। फॉर एग्जांपल वो आपको 1,50,000 रुपए का या 1.5 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का या 1.25 लाख रुपए का वो एसी मिला। वो जो आपने पैसे गिन कर दिए सप्लायर को, वेंडर को या शॉपकीपर को, एक तो हो गई उसकी परचेज कॉस्ट, वो क्या हो गई, देख लो कल के लिए आसानी हो जाएगी। अब उसने तो आपको जो है एक इनर और एक आउटर जो है वो बॉक्स में लाके दे दिया कि ये लीजिए आपका ये एसी है। भाई उसको उधर से उठाकर आपको अपनी प्रीमिसेस तक लाना होगा, तो आपने 2,000 रुपए जो है ट्रांसपोर्टेशन के दिए, 1,50,000 उस डिलीवरी जो है शॉपकीपर को दिए थे, 2,000 रुपए आपने किसको दिए, जो ट्रांसपोर्टेशन वाले को दिए, जिसने उधर प्रीमिसेस पे लेकर आके आ गए। आपको इतना सदमा लगा था कि आप डब्बे में से यूं ऑन करके देख रहे हो डब्बे में से कि वो चल क्यों नहीं रहा, पहले उसको लगवा तो लो। तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट देनी पड़ेगी आपको 2-3 हजार रुपए, किसी एसी वाले को बुलाना पड़ेगा और उस एसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वो इंस्टॉल करवाने के लिए गए तो उसने जब आउटर लगाने लगा तो उसने कहा भाई आउटर लगाने के लिए रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आपको हैंगर लाने पड़ेंगे, एंगल्स लाने पड़ेंगे। तो वो एंगल्स जो है वो 3-4 हजार रुपए के एंगल्स आए, और इसके अंदर 1,000 रुपए के कुछ नट बोल्ट्स आए। फिर इसके अंदर क्या हुआ, वो लगाने के बाद, वो तो बाद की बात है, इसके बाद जो है अभी भी आपके पास इलेक्ट्रिकल वायरिंग नहीं थी, वो सॉकेट के ऊपर तो डेफिनेटली आपका एसी नहीं चलेगा, तो आपको एक जो है नई वायरिंग, स्पेशलाइज्ड वायरिंग करवानी पड़ेगी मीटर से, और आपको एक जो है उसके लिए जो है सेफ्टी जो है ब्रेकर भी लगाना पड़ेगा, जो भी है वॉटएवर। तो उसके 4-5 हजार रुपए वो खर्च हुए। तो ये जो कॉस्ट आपने ऐड करी है, जो परचेज डेट, परचेज करने के वक्त, फिर डिलीवरी के चार्जेस, फिर आपके पास जो है इंस्टॉलेशन के चार्जेस, फिर उसके बाद फाउंडेशन के चार्जेस, सब मिला मुलू के आपको वो 1,70,000 80,000 रुपए का पड़ गया। तो दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। ये कॉस्ट ऑफ एसेट को सही डिटरमाइन करना इतना जरूरी है कि इसके बाद सारा डेप्रिसिएशन उसी अमाउंट पे निकलेगा। यानी टोटल FAR1 के अंदर 2 कैटेगरी के सवालात हो गए। एक में नॉन करंट एसेट पहले से ही दी हुई होगी, तो उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालोगे, रीवैल्यूएशन करोगे। जो मैंने, तुम लोग भी इसको असेसमेंट कर लेना जब सारे ये चैप्टर हो जाए 16 का, तो 2 कैटेगरी के सवालात हो गए। एक में डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं दिया होगा, उसका मकसद होगा रीवैल्यूएशन करना, रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन, सारी चीजें वो कहानी है जो तुम पढ़ोगे। और दूसरी कैटेगरी के सवाल क्या होंगे, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब ये जो एक एसेट की मैंने एग्जांपल ली है, ये एक नॉर्मली हमने आराम से गिन ली कि भाई परचेज प्राइस दी, हमने ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट दी, फिर आपने फाउंडेशन के दिए, इंस्टॉलेशन के पैसे दिए। लेकिन अगर कोई प्लांट या कोई फैक्ट्री या कोई साइट सिचुएट कर रहे हो, उसके लिए फिर IS 16 के सारी जो है उसके अंदर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आ रही है, उसके अंदर साइट फॉर रीस्टोरेशन आ रही है, आर्किटेक्चर फीस आ रही है, इसके अंदर आपका साइट जो है मैप जो है लेआउट के पैसे आएंगे। जब एक, जैसे सुना है कि सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगती है, पूरा शहर आबाद करना पड़ता है। ये एक बहुत ही पुरानी एक एग्जांपल है कि सीमेंट फैक्ट्री के लिए कोई, इट्स नॉट एन इजी टास्क कि उसके लिए जो है आपने सिर्फ जो है प्लांट वगैरह लगाया, उसके लिए पूरा शहर आबाद करना पड़ता है। ये स्पेशलाइज्ड सीमेंट फैक्ट्री के लिए एक डेफिनेशन दी जाती है। अब सोचो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर से मशीनें आती जा रही हैं, वो इंस्टॉल होती जा रही हैं, पार्शियली चल रही है, पार्शियली अभी कुछ आना बाकी है। उसकी कॉस्ट निकालना तुम लोगों के लिए बड़ा मुजाहिदा होगा।
वो तुम्हारा सबसे टेढ़ा सवाल होगा। उसमें डिसमेंटलिंग की कॉस्ट को जरा समझा दूं, आपने प्लांट मंगवाया है, अब क्या हुआ है, आपको इस लोकेशन पे रखना है, तो बीच में एक दीवार आ रही है, या जो रेंट पे तुमने जो है फैक्ट्री ली थी, मेजरमेंट में कुछ आगे पीछे हो गया, वो किसी और मेजरमेंट पे आई है, अब वो फैक्ट्री आपने पूरा जो है कलर वगैरह करवा दिया, उसका एडवांस दे दिया, अब कोई भी पीछे हटने का आप नहीं जा सकते हो। तो आपने उस ओनर को फोन किया कि भाई ये बीच में जो है ना, तुम्हारी फैक्ट्री के बीचों बीच जो है ना ये बाथरूम आ रहा है, तो इसको उड़ाना पड़ेगा मुझे, इसके बाद मेरी जो है ये मशीन इधर इंस्टॉल होगी, या ये दीवार आ रही है, ये ऑफिस है, तो मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा रेंट एग्रीमेंट में एक चीज लिखी होती है कि जैसे दिया है उसी हालत में वापस देना है। तो आप जरा गौर से सुन लो, IAS 16 क्या कहता है कि जो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है बिलाल, वो सारी की सारी उस कॉस्ट ऑफ एसेट में जाएगी। आज जो तोड़ा है, वो जो पूरा बाथरूम तुमने तोड़ दिया, अब बाथरूम तोड़ने के बाद तुम्हें उसकी इलेक्ट्रिक की सारी वायरिंग भी खत्म करवानी पड़ेगी, उसके पाइप जितने निकले पाइप फिटिंग वो सब खत्म करवानी पड़ेगी, फिर इसका नया प्लास्टर होगा। बेहतरीन एवर की हमारे टीचर ने कभी जिंदगी में हमें ये एग्जांपल दी थी, जिसके अंदर आपके पास ये सारी कॉस्ट उसके अंदर ऐड होती रहेगी। ये तो हो गया, उस वक्त बन गया, आपका वो प्लांट लग गया। अब आगे सुनो सर, जो वो करेंगे जब वो 5 साल के बाद वापस करोगे, तो उसने बोला था ये बाथरूम वापस बना कर दोगे, तो इसको बोलते हैं रीस्टोरेशन कॉस्ट। तो वो करा होगा, आज जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिहाज से वैल्यू कुछ और होगी, और 5 साल के बाद वैल्यू ऑफ मनी, यानी आज जो बाथरूम बन रहा है वो 2 लाख का बन रहा है, तो आज अगले 5 साल के बाद वो 2.5 लाख का बनेगा। तो कल ये भी तुम्हारी चीजें स्टार्ट होंगी कि तुम्हें वो जो 5 साल के बाद जो रिस्टोरेशन की कॉस्ट है उसके ऊपर डिस्काउंट फैक्टर लगाना पड़ेगा, या फिर एन्युटी फैक्टर वगैरह, वो सब कुछ बीच में आएगा, इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन आएगी, और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट निकलेगी। और अगर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट तुम्हारी गलत आई तो फर्दर पूरा चैप्टर गलत, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉस्ट ऑफ एसेट की वैल्यू भी गलत लगा दी होगी, तो ये 2 कैटेगरीज के सवाल थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड अपने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था, सबके समझ में आ गया था, देखा था उसको घर जाके वापस। हाँ 3-4 जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड करवाया था डेप्रिसिएशन का, कि किस तरह से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आते हैं और किस तरह डायरेक्ट मेथड करा था। सबने कर लिया था भाई? हाँ हो गए थे सवाल, तुम लोग नहीं आए थे कल? ये नहीं करो भाई, इतने मुश्किल सवाल। आज जो है नया टॉपिक जो मेरे ख्याल से बार बार अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री आएगी, तो जरा रजिस्टर में नए पेज में हेडिंग डालो अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। कैलकुलेशन भी सीख लो, बार बार कैलकुलेशन भी बीच में आएगी। कुछ सवालात डालें, इसके हम सवालात कर लेते हैं। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, बेसिकली इसकी आपको कैलकुलेशन सीखनी है। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। पहली हेडिंग डालो अक्रूड एक्सपेंसेस की, चलो लिखो अक्रूड एक्सपेंसेस की हेडिंग डालो, अक्रूड एक्सपेंसेस स्लैश करके अक्रूवल्स स्लैश अक्रूवल्स स्लैश आउटस्टैंडिंग, ये सारे एक ही के नाम है, अक्रूड एक्सपेंसेस अक्रूड एक्सपेंसेस। मैंने बोला जरा सुनो भाई, जिसको कभी कभार आपके पास अक्रूवल लिखा हुआ आएगा, कभी लिखा हुआ आएगा आउटस्टैंडिंग, और कभी लिखा हुआ आएगा अनपेड।
ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो हमने यूटिलाइज कर दिए लेकिन पेमेंट करना बाकी है। लिखो जरा, accrued expenses are those expenses which we first utilized. Accrued expenses are those expenses which we first utilized but yet to be paid. लेकिन पेमेंट करना बाकी है, but yet to be paid. It is treated as current liability. इसकी नेचर करंट लायबिलिटी होती है बच्चे. It is treated as current liability and recorded in balance sheet in liabilities section. It is treated as current liabilities and recorded in balance sheet in liabilities section. अब ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड बन गया है कि कुछ चीजें आपकी अक्रूवल्स पे चलती हैं और कुछ चीजें आपकी प्री पेमेंट पे चलती है. एग्जाम्पल जरा लिख लेना, पहले समझा दे रहा हूं. आपने किसी जो है एडमिन के स्टाफ के बंदे को या किसी सैलरी पर्सन को जो है अपने ऑफिस में जो है जॉब पे रखा 1 जनवरी को. तो मेरा सवाल ये है कि जो भी आपने जो भी तय पाया 25,000, 30,000, 40,000 रुपए की जो सैलरी उसकी तय हुई है, जनवरी की तनख्वाह तुम फरवरी की 5 या 10 तारीख को दोगे या फरवरी की 1 को, डिसाइड बाय द मैनेजमेंट. कहीं पे जो है 1 तारीख को ही सैलरी मिल जाती है, कहीं पे 5 तारीख को मिलती है, कहीं पे 10 तारीख को मिलती है. लेकिन तय ये हुआ है कि पहले काम करोगे और इसके बाद सैलरी मिलेगी. जितने भी आपके लाइट के बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आपके घरों में हमारे घर पे आता है, याद रख लेना हमेशा, जो लाइट हमने लास्ट मंथ में कंज्यूम्ड करी है, जो हमने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाए, हमने पानी की मोटर्स चलाई, एसी चलाए, वो लाइट से जितने यूनिट कंज्यूम्ड हुए उस यूनिट का बिल जो है वो बनाकर नेक्स्ट मंथ में भेजते हैं. तो जो यूटिलिटी बिल्स हैं, चाहे लाइट का है, टेलीफोन का है, गैस का है, ये सारे अक्रूड में चलते हैं. सैलरीज आपके हमेशा पूरे वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है कि अक्रूड पे चलती हैं. और कोई एग्जांपल आप क्या, पोस्ट पेड जो आपकी बिलिंग्स हैं, पोस्ट पेड जो लाइंस की जो है आपके मोबाइल्स के जो बिल हैं, वो सारे जब आप कंज्यूम कर ले तो इसके बाद पे करने होते हैं. और कुछ चीजें आपकी प्री पेमेंट में चलती है, यानी पहले पेमेंट करनी होती है, इसके बाद हम यूटिलाइज करते हैं. जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तो हम यूटिलाइज भी नहीं कर सकते. बहुत ही आसान और इजीएस्ट डेफिनेशन. आपका एग्जांपल, आपके सारे एजुकेशनल जो है फीसेस, पहले यू गॉट द एडमिशन, आपको एडमिशन की जो है फीस भरवानी है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट करवा लो, लेकिन पहले तुम्हें पेमेंट देनी पड़ेगी. इसके बाद तुम्हें जो है वो एडमिशन मिलेगा या तुम जो है एलिजिबल होगे क्लासेस लेने के. इंश्योरेंस, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, पहले पेमेंट करोगे, इसके बाद आपकी जो है गाड़ी इंश्योर्ड होगी. तो ये 2 क्राइटेरिया है. इसकी आपके पास कैलकुलेशन आती है. एक फॉर एग्जांपल करके पहले ये अक्रूड एक्सपेंसेस में लिख लो, सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स. आप रेस्टोरेंट में गए, आपने मेन्यू ऑर्डर करा, सारा खाना आ गया, खा लिया, लास्ट में एक काम रह गया, बिल देना. ये पोस्ट पेड है, यानी कि आपके पास अक्रूड एक्सपेंस है. और उसको सेटल करने के जो आपने चीज यूटिलाइज करी है, मेरे ख्याल से हार्डली 10-15 दिन. जो लाइट का बिल आता है मेरे ख्याल से 5-7 दिन या 10-12 दिन का डेट होता है ना. नहीं आता, पे मैं नहीं करता, पे फादर करते हैं कि उसकी एक्चुअल टाइमिंग कितने है कि 10-12 दिन का ही होता होगा मेरे ख्याल से. तो अब ये देखो ना, तो वो ही एक, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ. यानी कि मेरा कहने का मकसद है जो बिल जो आता है उस बिल को पे करने का, और जो मेरे ख्याल से आपके पास स्कूल्स की जो फीस होती है उसके भी पेमेंट करने के लिए मेरे ख्याल से 10 तारीख होती है, जो आपके पास जितने भी वाउचर्स आते हैं. और आपके पास जो, अगर आपने किसी को सैलरीड पर्सन को रखा है तो आप 5 तारीख को सैलरी दे दोगे या 10 तारीख को दे दोगे.
सही कह रहे नहीं, नहीं सच बात है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखो जरा इसमें, यूटिलिटी बिल्स, सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स, सैलरीज, पोस्ट पेड लाइन्स, ये सारी जो है आपके पास अक्रूड एक्सपेंसेस की डेफिनेशन है, एग्जांपल्स में आएंगी। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रीपेड्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रीपेड्स, प्रीपेमेंट्स, एडवांस पेमेंट, प्री जो लाइन की जो हम पहले यूज कर लेना टेलीफोन, एक होता है प्रीपेड। हाँ लिखो बेटा, प्री पेमेंट्स, prepayment or prepaid are those expenses which we paid first, खामोश रहो भाई, खामोश रहो यार, which we paid first then we utilized, prepaid or prepayment expenses are those expenses which we paid first, which we paid then we utilized. First we paid then we, फुल स्टॉप क्या लिखोगे, इट इज ट्रीटेड एज करंट एसेट, इसकी नेचर जो है करंट एसेट होगी बेटा, सारे प्रीपेड्स की नेचर जो है करंट एसेट होगी, इट इज ट्रीटेड एज करंट एसेट एंड रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, and recorded in balance sheet in asset account. For example, रेंट आपके पास, अगर हम कोई रेंट पे कोई जगह लेते हैं, सबसे पहले हमें पहले मंथ का एडवांस में रेंट पे करना होता है, इसके बाद टेनेंट से जो है हमें पोजीशन मिलता है, और कहीं पे आपको पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है 6, 7, 8 महीनों का जो भी है, और पहले महीने का जो रनिंग जो है रेंट पहले एडवांस में देना पड़ता है और एडवांस में चल रहा होता है। ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, प्रीपेड रेंट है, कहीं पे आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बाद में ले लो, वैसे यूजुअली प्रीपेड में चल रहा होता है। प्रीपेड रेंट लिख लो, इंश्योरेंस भी प्रीपेड में चलता है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड कॉलिंग कार्ड हो गए, बिल्कुल सही है, प्रीपेड कॉलिंग कार्ड्स, सबसे सब्सक्रिप्शन के जितने प्रीपेड जितनी भी सब्सक्रिप्शन है, हाँ, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड कॉलिंग कार्ड्स। अच्छा भैया कल्याण तुम खड़े हो जाओ, जाओ घर जाओ, सीरियस बोल रहा हूँ, तूने बहुत पढ़ लिया है, सीरियस बोल रहा हूँ।
मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें घर भेज रहा हूँ, अच्छे इससे अच्छा और क्या बात है। और तुम दोनों को भी, इसके बाद तुम दोनों को भी एक काम करो, तुम तीनों चले जाओ। समझ नहीं आ रहा क्या भाई? दूसरों का भी परेशानी हो रही है बिला वजह के लिए, और तुम सबसे बड़ा मुझे ये नहीं समझ आ रहा, रमजान के अंदर तुम परेशान कर रहे हो, जितना कंटिन्यूअसली बोलना पड़ रहा है और ज्यादा चुप करवाना पड़ रहा है। थोड़ा सा ख्याल रख लो यार, पागल हो गए हो बिल्कुल। उसके अंदर जरूरी है कि मतलब कि दूसरे तरीके से समझाया जाए। क्यों कर रहे हो बहस, क्यों कर रहे हो? खामोश हो जाओ भाई। ये आपके पास एक्सपेंस का अकाउंट है बेटा, और एक्सपेंस के अकाउंट में सबसे पहले आपके पास, अगर ओपनिंग बैलेंस आपके पास नहीं शोर करो यार, ओपनिंग बैलेंस अगर प्रीपेड में दिया हुआ है तो डेबिट साइड पे लिखोगे, फॉर एग्जांपल 2018 फर्स्ट जैन का कोई भी एक्सपेंस का आपको अगर ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड होगा तो याद रखिएगा प्रीपेड हमेशा डेबिट साइड पर आता है। लेकिन अगर उसी एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस आपको अक्रूड में दिया हुआ है, तो अक्रूड हमारी लायबिलिटी होती है, पे करना बाकी है। तो ओपनिंग अक्रूड इधर आएगा। साल के बीच में जितनी मर्तबा भी आपने एक्सपेंस कैश पे करा होगा ड्यूरिंग द ईयर, चाहे एक दफा कैश पे करा है पूरे साल का, या क्वार्टरली दिया है, या सेमी एनुअली दिया है, व्हाटएवर, जितना भी कैश पेड है, ये आपको सिर्फ टी अकाउंट बना के आप एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालोगे, 12 महीनों का एक्सपेंस फाइंड आउट होगा। और मैचिंग प्रिंसिपल के लिहाज से आपको सिर्फ एक साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है, चाहे वो पे किया हो या ना किया हो। एक कैश पेड हो, 2 मरतबा हो, 3 मरतबा हो, सारा कैश पेड इधर आएगा। एंडिंग बैलेंस में आपको दिया हुआ होगा उसी एक्सपेंस अकाउंट में, अगर एंडिंग बैलेंस प्रीपेड में दिया हुआ है तो ब्रॉड डाउन आप लिख देना इधर, बैलेंस ब्रॉड डाउन में डेबिट साइड पर। ब्रॉड डाउन आता कहां से है? कैरेट डाउन से आता है। और अगर उसी एक्सपेंस का अकाउंट का बैलेंस एंडिंग बैलेंस, आई मीन टू से दैट अक्रूड में दिया हो या लायबिलिटी दी हो, पेबल हो, तो ब्रॉड डाउन आता कहां से है? कैरेट डाउन से आता है। जब आप ये सारे अमाउंट्स को टोटल करोगे, यही बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी होगी बच्चों। बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी होगी तो क्रेडिट साइड पर आपके पास ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये कहलाता है एक्सपेंस फॉर द ईयर, और ये आपके पास चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया ये, और ये रिकॉर्ड होगा इन इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये आपके पास अमाउंट जाएगा। एक ये रेडीमेड फॉर्मूला है बच्चे, फॉरन तुम्हें टी अकाउंट हजारों मरतबा ये आपको FAR1 के अंदर बनाना होगा, जिसके अंदर आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर निकलेगा। काम किस तरह करता है ये, किस तरह से ये वर्क करता है, उसकी 2-3 एग्जांपल मैं ये इधर बाद में लिख दे रहा हूँ। जो नए स्टूडेंट्स आए वो भी देख लें, और जो पुराने हैं जरा देख लो, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। ओपनिंग प्रीपेड डेबिट, ओपनिंग अक्रूड क्रेडिट, सारा कैश पेड आपके पास डेबिट साइड पे आएगा। एंडिंग बैलेंस प्रीपेड डबल लाइन के नीचे इधर लिखोगे। ब्रॉड डाउन आता कहां से है? कैरेट डाउन से आता है। आई मीन टू से दैट ये प्रीपेड का इधर खुद ट्रांसफर करोगे, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। और ये बैलेंस अक्रूड का ब्रॉड डाउन जो है कैरेट डाउन से आता है। रिवर्स वर्किंग होगी बच्चे। अभी ये समझाते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है
और फिर इन सबको टोटल करा, टोटल को इसमें से माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा, ये बैलेंसिंग फिगर जो है आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा। इस टी अकाउंट को जल्दी से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं कि हमने एक ऑफिस रेंट पे लिया है। देखो ये हमेशा के लिए आपके याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में भी ये बार बार काम आएगा। हमने एक ऑफिस रेंट पे लिया है, उसका पर मंथ का रेंट है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए पर मंथ। तो 12 महीनों के कितने हुए एक्सपेंस फॉर द ईयर? 1,10,000 रुपए पर मंथ है। 12 महीनों का एक्सपेंस कितना हुआ? 1,20,000। तो अब मेरा सवाल है, आज है 1 जनवरी, इधर देखना जरा सारे स्टूडेंट कि किस तरह से ये काम करता है ये वाला टी अकाउंट। हमने सपोजिशन में क्या लिया है, 10,000 पर मंथ रेंट है और 12 महीनों का रेंट कितना हुआ? 1,20,000। आज 1 जनवरी 2015 है, 1 जनवरी 2015 है। आपने जो है लास्ट 2014 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का रेंट नहीं दिया था। किसी भी वजह से आपने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का रेंट नहीं दिया था। किसको? ओनर को। तो आज 1 जनवरी को 2015 को आके सबसे पहले उसने आपसे पिछले साल के 30,000 रुपए मांगे। कौन कौन से महीनों के? जल्दी बताना। अक्टूबर, नवंबर, सवाल में सब कुछ दिया होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। 2014 का हमने रेंट नहीं दिया था तो वो सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा? 30,000 रुपए हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। और इस साल का, नए साल का एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है बच्चों? इस साल का एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है? 1,00,000। स्ट्रेट अवे उसने आके आपसे बोला भाई 30,000 रुपए मेरे पिछले साल के दो और 1,20,000 वो पूरे साल का रेंट लेने के लिए आया है। तो टोटल वो कितने मांग रहा है लियान? 1,50,000। वो कितने मांग रहा है? 30,000 रुपए किसके मांग रहा है? पिछले साल के। कौन कौन से महीनों के? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपने नहीं दिए किसी वजह से। और नए साल के कितने मांग रहा है? बस 1,20,000। आपने उसको जो टोटल कैश पे करा है, देखिएगा सारे स्टूडेंट जरा, कैश पेड करा आपने उसको 1,10,000 का। आपने उसको 1,10,000 रुपए कैश पेड करा है। मेरा मतलब है इस दफा फिर आपने कैश कम पे करा है। टोटल देना कितना था बच्चों? 1.5 लाख, 1,50,000। अगर आप देखो तो ये 1,50 इधर आया, 1,50 में से 1,10 माइनस करो तो आपका एंडिंग बैलेंस जो है 40,000 अक्रूड हो गया। यानी आपने इस साल भी उसको 40,000 रुपए कम दिए हैं। इस साल भी 40,000 रुपए। उसने बड़ा आपसे जो है बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करे कि यार तुम हर साल डिले पेमेंट करते हो, लेट करते हो और कम देते हो। अब 1 साल गुजर गया, अब नेक्स्ट ईयर आया। कौन सा ईयर आया था? 1 जनवरी 2016। उसने सबसे पहले आपसे आकर 40,000 रुपए पिछले साल वाले मांगे और यूं सपोज करो इस साल का भी एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है। अब ये सारी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी बेटा, ये देखो परेशानी होगी, सीख लो। 1,20,000 इस साल के नए मांगे, 40,000 रुपए पिछले साल कम दिए थे और 1,20,000 और इसने आपसे बोला था कि यार इस दफा आप जो है इसको पेमेंट मेरी जो है पूरी करिएगा। तो मुझे बताओ 40 और 1,20 कितने हुए? यार उसने इस दफा जो कैश पेड करा है ना तुम्हें, वो 1,50,000 करें। कितने करें? करने कितने थे? 1,60,000। कितने कम दिए भाई? ये अभी भी अक्रूड में चला गया हमारा बैलेंस। यानी हमने उसको इन शॉर्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंडिंग बैलेंस अक्रूड यानी। लेकिन हमने कहा यार देखो इस दफा तो हमने पूरी कोशिश करी थी और सिर्फ आपके अब 10,000 रह गए और इंशाल्लाह वो अगले साल आपके जो है हम ये कॉपी जो है ये भी जो है खत्म कर देंगे। नेक्स्ट ईयर आया, सबसे पहले उसने आपसे 10,000 रुपए मांगे पुराने साल के और नए साल का एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है? एक्सपेंस फॉर द ईयर 1,20,000 है। जरा देखिए गौर से सुनिएगा बेटा, कितने पैसे देने? 1,10,000 रुपए पिछले साल के और 1,20,000 नए साल के। इस दफा आपने उसको जो कैश पेड दिया ना वो 1,70,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए?
क्योंकि आप इतने सालों से उसको कम दे रहे थे, इस दफा आपके पास पैसे ज्यादा आ गए तो आपने उसको जो है ज्यादा पैसे दे दिए, और 1.70 पैसे देने के बाद बोला कि यार इसमें से आप पहले तो अपने 10,000 रुपए पिछले साल के काट लो जो लास्ट ईयर के बाकी थे, और इस साल के कितने, तो अगर 1.70 में से 10 गए तो 1.60 बचे, 1.60 में से 1.20 माइनस कर दो, यानी देखो ये किस तरह से 1.70 आपका जो है वो बड़ी साइड हो गई, 1.70 में से ये 1.30 माइनस करा तो आपके पास क्या बचा, 40,000 आपके पास जो आया, जो कि नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया, देखो बताना क्या है, ये आपके पास प्रीपेड हो गया और ये 40,000 रुपए आ गया 1 जनवरी 2018। अब जब नेक्स्ट ईयर वो आपसे पैसे लेने आए तो अब आप बोल रहे हैं कि यार मैंने आपको शायद पिछले साल 40,000 रुपए एडवांस में ज्यादा दे दिए थे। अब तुम्हारे इधर FAR1 में क्या है, ये मैंने तुम्हें ट्रीटमेंट बताई कि किस तरह से ये वर्क करता है। इसमें से कोई भी एक चीज नहीं दी हुई होगी, बाकी 3 चीजें गिवन होंगी, तो आपको वो फाइंड आउट करना होगा। ज्यादातर तो यूजुअली 99% आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना होता है। एक काम करो, जिन्होंने नए स्टूडेंट्स हैं वो ये वाली एग्जांपल लिख ले जरा एक, इसके बाद हम सवाल करते हैं, डायरेक्टली सवाल कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ये जो है हाशिम, ये क्लियर है, ये जरा एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है आपको दिया हुआ है, लेकिन अभी जो डायरेक्टली सवाल दिया होगा उससे आपको पता लगेगा ये प्रीपेड हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर आएगा तो आपने बोला कि यार 40,000 रुपए तो मैं पहले ही दे चुका था, एक और इसके अंदर वापस से देख लो, किसकी, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। अच्छा अब ये देखो रावेश, एक्सपेंस फॉर द ईयर इस दफा का भी सपोज कर लो 1,20,000 है, तुमने ये बात समझ में आ गई नहीं है, 1,20,000 है, आप लोग इधर देखो, और इस दफा 40,000 हमने पहले ही दे दिए थे, इस दफा इसने हमने जो उसको कैश पे करा है वो फिर हमने 60,000 रुपए करा है, यानी कम करा है। ये अक्रूड प्री पेमेंट, अक्रूवल प्री पेमेंट ता हयात चलता रहेगा। अगर पेमेंट ज्यादा कर दी तो प्रीपेड बन जाएगा, पेमेंट कम करिए तो अक्रूड। अब मुझे बताओ 1,20,000 बड़ी साइड है मेरे ख्याल से, 1,20,000 आपके पास बड़ी साइड है, 1,20 में से आपने 1 लाख माइनस करा, 20,000 रुपए आपके पास लाइबिलिटी हो गए अक्रूड, यानी आपने कम दिया है, तो ये मैंने वापस से इसको अक्रूड कर दिया। फिर अगले साल हम इसको ज्यादा पैसे दे देंगे। हैंडआउट के अंदर जो स्टूडेंट्स ने ये कॉपी करा हो तो अक्रूवल एंड प्री पेमेंट का जो चैप्टर है आपका, पेज नंबर 20 निकालना हैंडआउट का, टेक आउट पेज नंबर 20।
पेज नंबर 20 यानी 21 पर आ जाओ और क्वेश्चन नंबर, सारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 निकालें। क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रेंट अकाउंट इज प्रीपेड बाय 1,15,000, 1,50,000 है। जरा देखो सवाल में, ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड दिया हुआ है रेंट अकाउंट का 1,50,000 एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। जल्दी जल्दी फास्ट, क्वेश्चन पेज नंबर 21, जल्दी जल्दी। कैश पेड फॉर द कंप्लीट पीरियड टेन्योर वाज 1,20,000 and expense for the period is 50,000. Required में बोलने is the closing balance of rent account is accrued or prepayment. सिर्फ टी अकाउंट बनाओ और जरा फाइंड आउट करके बताओ। पहले ये लिख लेना, मैं इसी सवाल के अंदर जो है उसको कॉपी कर रहा हूं, 2 मिनट। बताइएगा जरा, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 प्रीपेड, 1,50,000 प्रीपेड। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ टी अकाउंट बनाना होगा। पूरे पता नहीं कितनी मरतबा ये कंटिन्यूसली आता रहेगा, तो फॉरन टी अकाउंट बना लेना। ओपनिंग प्रीपेड लिख दिया डेबिट साइड पे, कैश पेड फॉर द पीरियड इज 1,20,000, एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 50,000, बच्चे इधर लिख दिया। इज द क्लोजिंग बैलेंस इज अक्रूड और प्रीपेमेंट, जरा ये देखो 1,50 और 1,20 को जमा करा, 2,70,000 इधर हो गए। 270 में से आपने 50,000 माइनस करा, 2 लाख, ये आपके पास कैरी डाउन आया जो कि ब्रॉड डाउन में जो है आएगा। इसका आंसर में लिख लेना 2,20,000 प्रीपेड। नेक्स्ट सवाल कर दो, 7 से लेकर 9 तक कर लो। सही है, देख लो जरा सारे स्टूडेंट्स, ये सिर्फ टी अकाउंट के अंदर फॉर्मेट याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा अकाउंट था? नहीं, रेंट का था, ये रेंट अकाउंट था बेटा, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट था। क्वेश्चन नंबर इस सवाल के अंदर आपको एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करना था। इस सवाल के अंदर आपको एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करना था। ये अपने पास जरा सा किसी और अंडरलाइन कर लेना दूसरे मार्कर से कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करना था। समझ आया? देख लो क्वेश्चन नंबर 7 जरा खुद करके बताओ सारे। ये कॉपी कर लिया सबने? अभी देखते हैं।
आप लोग समझ में आ गया? 7 करो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। Which was completely expired out ना? हाँ, यानी एक्सपेंस फॉर द ईयर भी है, एक्सपेंस फॉर द ईयर ही है। हाँ हाँ, मतलब ये एक्सपेंस बन गया है, यही रूल है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लिया? हाँ, 7 कर लिया? 7 में क्या मालूम करना था? यानी एक्सपेंस फॉर द ईयर। 6 के अंदर आपको एंडिंग बैलेंस मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मालूम करना था? एंडिंग बैलेंस। करा, सवाल कर लिया 6 के बाद जरा करो 7 करो। ये रब कर दूं, ये लिख रहे हो? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। यानी आपको सिर्फ इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए। आपने कर लिया 7 6 7 का क्या आंसर आया? 9। हाँ, अभी देखते हैं। 900 11,1100 करोड़ इस तरफ आएगा और ये 35,000 इस तरफ आएगा, ये कैश है, और 1,500 इस तरफ आएगा। प्रीपेड बैलेंस है ना, ईयर एंड इधर आएगा। प्रीपेड है, हाँ, यही तो लिखा है ना। इधर से इधर जाएगा, डबल लाइन के नीचे आएगा। ये क्या है? हाँ ईयर हाँ एंड बैलेंस वाज प्रीपेड। हाँ, ईयर एंड डबल लाइन के नीचे आएगा, उधर से इधर जाएगा। 32,400 यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर लिख लिया बेटा? तुमने करा है 7? लिखो, सवाल में देखो, सवाल वापस जरा बताना। क्वेश्चन नंबर 7 ना, पेज नंबर कौन सा है? 21 हैंडआउट का। किसका अकाउंट बनाना है जरा बताना। ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है बच्चों? प्रीपेड अक्रूड। ये ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया भाई, सिर्फ फॉर्मेट याद होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, अक्रूड ये आपने 1100 ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या है? कैश पेड ये आ गया आपके पास 35। फिर क्या है आपके पास? एंडिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? ये देखो, इधर लिखोगे प्रीपेड, इधर लिखोगे 1500। ब्रॉट डाउन आता कहां से है? सबसे पहले ये लिखना, क्लोजिंग बैलेंस प्रीपेड हमेशा प्रीपेड डेबिट साइड पर होता है बच्चों। प्रीपेड लिखा, ब्रॉट डाउन आता कहां से? कैरेट डाउन से आता है। अब ये 35,000 रुपए इधर लिखोगे, किसी दूसरे कलर से लिखना। 35,000 में से 1500 और 1100 माइनस कर देना। यानी आपके सारे सवालात में कभी ओपनिंग प्रीपेड दिया होगा, ओपनिंग अक्रूड दिया होगा, कैश पेड दिया होगा, एंडिंग बैलेंस दिया होगा, तो एक्सपेंस फॉर द ईयर ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये काफी तुम्हें दिखेगा, लेकिन इससे एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया। कितना आया? 32,400, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एंडिंग बैलेंस मालूम करा था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने एक्सपेंस फॉर द ईयर मालूम करा है। क्वेश्चन नंबर 8 बताना। किसका अकाउंट बनेगा? ये समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन नंबर ये किसका है बताना। 8 में ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग दिया हुआ है।
एंडिंग बैलेंस अक्रूड में दिया हुआ है, तो आपने ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया 11,000। सबसे पहले इस ब्रॉड डाउन को, ब्रॉड डाउन जो है वो कैरेट डाउन में ट्रांसफर होगा, ये यानी पहले लिखोगे 11,000, और इसने आपको मेरे ख्याल से कैश पेड दे दिया है। कितना दिया कैश पेड? 3,35,000 है। और एक्सपेंस फॉर द ईयर, आउट ऑफ विच एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना हो गया है? वो हो गया 28,000 एक्सपेंस फॉर द ईयर हुआ है, which was out of which 28,000 was completely expired out. Cash paid during the year is 35,000, out of which 28,000 was completely expired out. ये कौन सा टी अकाउंट है, किस चीज का है? इंश्योरेंस अकाउंट है ये आपने इंश्योरेंस अकाउंट का बनाना है। अब मेरा सवाल है 35 में 11 जमा करे तो ये हो गया आपका 46,000। 46 में से 28,000 माइनस करो, अच्छा जी। भैया तो प्रीपेड एंडिंग बैलेंस का मतलब डबल लाइन के नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जरा बताओ, कैश पेड 7,50,000 और एक्सपेंस फॉर द ईयर दिया हुआ है। एक्सपेंस फॉर द ईयर हमेशा 7 लाख है ना, ये 1,15,000 में 750 जमा करो भाई, 8,865 में से 7 लाख माइनस करना, 1,65,000 प्रीपेड। इसका आंसर आपके पास आएगा 1,65,000 प्रीपेड। प्रीपेड देखो, इससे पहचाना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या फाइंड आउट करना है? अब देखो ये भी वही डेप्रिसिएशन सॉर्ट ऑफ सारी चीजें आपको दी हुई थी, सिर्फ प्रैक्टिस करवानी थी कि ओपनिंग एंडिंग किस तरह से पोस्ट करना है। अब 11वें सवाल के अंदर लास्ट का एंडिंग बैलेंस आपको नहीं दिया होगा, हमें खुद कैलकुलेट करना होगा। बार बार कह रहा हूं, वो आपको सवाल देखना पड़ेगा। ये सबसे पहले तो 10 कौन सा है? 10 किसका सवाल है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मालूम करना है आपको? एक्सपेंस फॉर द ईयर मालूम करना है। जरा बता दो 10 का आंसर। ये जरा कैश पेड निकाल दो, 11 कर दो डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कर दो, 11 कर दो, 10 घर से कर लेना। और इसके बाद जो है जब तक एक काम ये कर लो बिलाल, आशिम, ये क्वेश्चन नंबर 13 जरा करके बताओ। 13 जिन्होंने कर लिया है, अलियान क्वेश्चन नंबर 13 करो तुम तीनों। क्वेश्चन नंबर 13 तुम तीनों करके बताओ भाई। बिलाल क्वेश्चन नंबर 13 अभी देखा नहीं मैंने, याद नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में किसका अकाउंट बनाना है? वेजेस अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस क्या दिया है? 15,000 डेबिट है, तो देखो डेबिट में लिख दिया। एंड क्या दिया है? ये आपने, फिर मैं बोल रहा हूँ, क्रेडिट मतलब 11,000 डबल लाइन के नीचे लिखा। ब्रॉट डाउन आता कहां से है? एंडिंग बैलेंस 11,000। कैश पेड आपको निकालना है मेरे ख्याल से। जो चीज मालूम करनी है उसको बॉक्स बना देना, बैलेंसिंग फिगर वो आती है। क्या हो गया? जरा ऊंचा कर दो ये। कैश पेड
आपको फाइंड आउट करना है और एक्सपेंस फॉर द ईयर दिया हुआ है। कितना एक्सपेंस फॉर द ईयर? 35,000 आपके पास ये है। 35,000 बड़ी साइड है। 35 आपने इधर भी लिखा। 35 में से 11 और 15 माइनस करा 9,000। वेरी गुड, कैश पेड आ गया बेटा। इस वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 11 में हमने कैश पेड निकाला था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने शायद एक्सपेंस फॉर द एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करा था। इसमें आपने ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करा था। इधर एक्सपेंस फॉर द ईयर फाइंड आउट करा था। किसी ने क्वेश्चन नंबर 10 किया है? क्या आंसर आ रहा है? 5,50,000। क्या एक्सपेंस फॉर द ईयर मालूम करना था? 5,50,000। अब जरा 13 वाला कर लो लास्ट जरा। तो ये एक्सपेंस का अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। 2 अकाउंटेंट टोटल बच्चों, इधर सुनना जरा। ये एक्सपेंस का वापस से एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं। ओपनिंग अक्रूड, कैश पेड, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग अक्रूड, और ये एक्सपेंस। ये इधर से जाने जरा सा भी 1 इंच भी नहीं हिलेगा। पता नहीं कितनी मर्तबा आपके पास सर जो है वो इसके अंदर टी अकाउंट में आपसे बोलेंगे एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल दो, या एंडिंग बैलेंस निकाल दो, या कैश पेड निकाल दो। और दूसरा काम, एक इनकम का अकाउंट बनेगा सेव, उससे आपके इनकम फॉर द ईयर कैलकुलेट होगी। 2 टी जो है पूरे फॉर्मेट आपको अच्छी तरह से याद करने होंगे। ये क्लियर हो गया है तुम्हारे? पक्का है? 13 वाला एक कर दो। हाँ बेटा बोलो। देखो 35 में से 11 और 15 माइनस करो। 35,000 में से 11 और 15 माइनस करो ना। तेज ना। सारी चीजें पोस्ट करी हैं। क्या हुआ? 9,000 आ रहा होगा। देखो क्या हुआ, तुम्हारे कुछ और आ रहा है? अरे 35 में से 11 और 15,000 माइनस करो। माइनस आपकी क्लियर है? यही तो है तेरा सवाल। 1 अगस्त को पेमेंट करी 3 मंथ्स की, 31 जुलाई तक। 1 अगस्त को हमने किया, 31 जुलाई तक कल ही आया। चलो बैठो, देखो तो मैं बता क्या हुआ। नहीं आया ना? यही तो है। देखो अब ये तो सारा कैश पेड दिया हुआ है। ये सबने कॉपी कर लिया है। 13 करो जरा। आप लोगों ने कर लिए 12 तक? 12 तक हो गए? अब जरा जल्दी कॉपी कर लो। और फिर मैं अब ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 जी। बैलेंस प्रीपेड का। हाँ इसने क्रेडिट लिखा हुआ है। इसने प्रीपेड और अक्रूड के नाम से नहीं दिया, डेबिट और क्रेडिट के नाम से दिया है। देखो नहीं समझ में आया? सवाल पढ़ो। क्या लिखा है? ओपनिंग बैलेंस इज 15,000, डेबिट लिखा होगा। प्रीपेड तो डेबिट में लिख दिया, ये डेबिट साइड है। और क्लोजिंग बैलेंस लिखा है 11,000 क्रेडिट, तो ये क्रेडिट में डबल लाइन के नीचे लिख दोगे। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली अप्लाई करोगे। नंबर 13 के अंदर आ जाओ।
द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, छोड़ दो वो बाद में कर लेना, लिख लिया। द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30th 2005 वाज एज फॉलो। अब जरा सारे स्टूडेंट जरा देख लो, आपने एक इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाया, लेकिन इसके अंदर आपको जो है साथ साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी होगी, क्योंकि इसने एंडिंग बैलेंस आपसे गायब करा हुआ है। एंडिंग बैलेंस आपको खुद जो है फाइंड आउट करना होगा, और ये असल में जो तुम्हें इतनी जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 से जो प्रैक्टिस करवाई है वो इधर तक पहुंचाना था कि ये तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 जून 30th 2005। सबसे पहले इधर देखिएगा सारे, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है ये टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। ये देखो 30th जून 2005 को मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई कर देना, जून के बाद 1 जुलाई कर देना, और एक साल पीछे कर देना 2004। तो ये हो गए पूरे 12 महीने। जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2005, तो जून के बाद क्या आता है? 1 जुलाई आता है। 1 जुलाई लिखना और एक साल पीछे कर देना, तो ये पूरे 12 महीने हो गए। अब वो क्या बोल रहा है कि आपके पास सवाल में देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट प्रीपेड जुलाई 1 2004 को कितना था प्रीपेड? 7। ये आपके पास प्रीपेड था 2004 1 जैन को। क्या हो गया भाई? फर्स्ट जुलाई 2004 लिखा है, देखो 1 जुलाई 2000। इसके बाद पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द। अब जरा देखो सबसे पहली पेमेंट कब करी है, जरा देखो 1 अगस्त 2004। अब जरा देखिएगा 1 अगस्त को 2004 को आपने पहली पेमेंट दी है फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों की पेमेंट दी है 2 तक, जुलाई 31। यानी यूं कहना गलत नहीं होगा कि जुलाई लिखा है ना, देखना जुलाई 31 से पहले क्या आएगा? जून, और मई, जून और जुलाई की पेमेंट, मई, जून और जुलाई की पेमेंट कब करी है इन्होंने? 1 अगस्त 2004 को। कितने की करी है जरा बताना? यानी कि 3 महीने हम जो है लाइट कंज्यूम करते हैं और उसका फिर बिल देते हैं, तो 1200 रुपए ये सारा कैश पेड तो इधर ही आता है, जरा देख लो। फिर आपके जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 31 की पेमेंट आपने करी होगी 1 नवंबर, लिखा हुआ है देखो 1 नवंबर को पेमेंट करी है फॉर 3 मंथ्स तक। 31 अक्टूबर तक की पेमेंट करी है आपने 1 नवंबर को। कितने की करी है? ये कैश पेड आपके पास, यार ये बड़ा, मैं बिलीव करो आप ये 3-4 लड़के ना, ये बिलाल, ये लियान, मैं आपको एडमिन से बोल के आपको अलाउ नहीं करूंगा। अब मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट वार्न दे रहा हूँ, तो मैं अभी यकीन करूँ मेरे लिए 1 सेकंड का वक्त है, मैं 1 सेकंड में जलील करके निकाल दूंगा। लेकिन मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा। असल में रोजे में सुबह 7 बजे से क्लासेस ले रहे हैं और परेशान बिला वजह कर रहे हो। नहीं करो, मैं बार बार लास्ट वार्निंग बोल रहा हूँ, फिर मुंह से सुनोगे ना तो मैं सारे सवालात के जवाब आते हैं, ये जो बातें कर रहे हैं ना मैं सिर्फ इग्नोर कर रहा हूँ। ये मैं लास्ट मर्तबा बोल रहा हूँ, तुम्हारी सोच नहीं है वो जवाब दे सकता हूँ, और फिर रोते रहोगे और इतनी इज्जत बिला वजह के छिछोरापन नहीं करो। बिलाल खड़े हो, खड़े हो, जल्दी खड़े हो यार, जल्दी खड़े हो। जाओ जल्दी जाओ। दूसरों को तो पढ़ाने तो तुम लोग समझ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या मजाक मस्ती लगाई हुई। छोड़ते जा रहा हूँ बिला वजह, वो शादियों की बातें कर रहे हैं जैसे आवाज ही नहीं आ रही, और बिल्कुल बेकार का छिचोरापन ना, पता नहीं कहाँ से छिचोरे उठ के आ गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। FAR 1 में CA में पहली मर्तबा देख रहा हूँ।
अल्लाह बेहतर जाने क्या है, पीआरसी में दिखता है, एक आध दो क्लासों में होता है। जरा जाओ उसके साथ जाओ, उसको गैदरिंग दो ना बेचारे को यार। अभी तो सुना कुछ नहीं, अभी तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा ना। जल्दी जाओ, शक्ल घूम कर। 900। इसके बाद यानी 3 महीनों का बिल चौथे महीने की पहली तारीख को देते हैं। अगस्त सितंबर अक्टूबर का बिल दिया 1 नवंबर, फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी 31 तक का बिल कब दिया? फर्स्ट। कितने का बिल दिया जरा बताओ। और फिर फेब, मार्च और अप्रैल का बिल। भाई ये हाथ में क्या खारिज है, कौन सी है? सर दर्द कर दिया। क्या कह रहे? फेब, मार्च और अप्रैल की पेमेंट तुम्हें बाय डिफॉल्ट 1 मई को करनी चाहिए थी। बहुत टेढ़ा सवाल है, यही सवालात आएंगे बेटा उस वक्त तुम्हें जब समझ में आएगा। सर आपको कैसे पता चला? देखो सवाल के अंदर 1 मई की पेमेंट नहीं दी हुई होगी। 1 अगस्त लिखा होगा, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द लिखा है 1 अगस्त फॉर 3 मंथ्स टू 31 जुलाई। फिर लिखा होगा 1 नवंबर टू 31 अक्टूबर, यानी हर 3 महीने की पेमेंट चौथे महीने की पहली तारीख को दे रहे हो। तो जिस तरह से सीक्वेंस में चल रहा था तो 1 फेब को दी, अब फेब, मार्च और अप्रैल की जो है पेमेंट का वक्त कब आया? 1 मई 2000। अच्छा इधर 5 आ गया है, ये 2005 आ गया है, सही है ना? इधर 31 जनवरी 2005 स्टार्ट हो गया, इधर 4 खत्म हो गया था। वो तो बहरहाल हमारा अकाउंटिंग का रेट चल रहा है। तो 1 मई 2005 को मेरे पास लाइट के बिल के पैसे देने के लिए नहीं थे। तो ओनर ने कहा भाई जब फेब, मार्च और अप्रैल का बिल मैं तुमसे 1 मई को लेने आया तो तुमने कहा सर मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा भाई अब कब दोगे? सर बोल रहा है अब सुनो लास्ट वन, 30 जून को अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। 30 जून को अकाउंटिंग ईयर, अप्रैल तक का बिल कब देना था? फिर पूछ रहा हूं 1 मई को। आपने नहीं दिया, मैंने कहा कब लेने आऊं? तो आपने कहा मई और जून, यानी अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड हो रहा है 30 जून को 2005 को। आपने कहा मुझसे आप 30 जून को सारा हिसाब क्लियर कर लीजिएगा। कौन सिखाएगा? तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता, बाखुदा परेशान हो जाओगे, यकीन जान लो अगर सच्ची बात समझना चाह रहे हो तो। छापोगे, ये याद रख लेना मेरी बात, अभी समझा रहा हूं। आप सिर्फ छापोगे, आप सिर्फ रजिस्टर छापोगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये याद रख लेना। अभी ये वर्ड है, ये कैसे पता चलेगा? ये इसके अंदर क्या है, पहले 7 सवालात करवाए जिसके अंदर ओपनिंग, एंडिंग, कैश पेड, एक्सपेंस सब कुछ दिया था ताकि बच्चे की एक प्रैक्टिस बन जाए टी अकाउंट पे। असल सवाल ये आना है, एंडिंग बैलेंस गायब करा हुआ होगा, आपको खुद एंडिंग बैलेंस निकालना होगा। अब ये कैश पेड के अंदर क्या हुआ? फिर कह रहा हूं फेब, मार्च और अप्रैल का बिल तुम्हें कब देना था? 1 मई को, जो कि तुमने नहीं दिया। तो मैंने कहा कब दोगे? आपने कहा 30 जून को दूंगा। अब मुझे बताओ बच्चों, 30 जून को मुझे बाय डिफॉल्ट कितने महीनों का बिल देना चाहिए था? वेरी गुड। ये सिर्फ एक चीज समझाने के लिए बाखुदा इतनी बड़ी चीज बनाई है। अब पढ़ो नीचे सवाल क्या लिखा है। आपने 30 जून को बिल दिया है, नीचे पढ़ो, नीचे सवाल सामने रखो यार। 30 जून को बिल पे करा है जरूर, लेकिन कितने महीनों का करा है बच्चों? 4 मंथ्स का। अच्छा इसका प्रूफ भी है, जब वो 4 महीने बोल रहा है, 4 महीने बोल रहा है तो मतलब फेब, बीच बीच में से तो दिए नहीं होंगे, फेब, मार्च, अप्रैल और इन शॉर्ट ये पूरी कहानी के अंदर कितनी मर्तबा ये सवाल ऊपर से चले जाता है बच्चे के। इन शॉर्ट ये सवाल आपका प्रूफ भी हो रहा है। वो उससे बोला 30 जून को मैंने पेमेंट दी है, तुमने मुझे बोला कि सर मैं 30 जून को ये आपका हिसाब क्लियर कर दूंगा, और जब मैं 30 जून को पेमेंट लेने के लिए आया तुमने कितने महीनों का दिया मुझे? इसका प्रूफ ये है कि 4 महीने कहां खत्म हो रहे हैं? 30th में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? सवाल में देखो, सारे देखो 30th में, यानी इन शॉर्ट। अच्छा कितने महीनों का दिया? 4 मंथ का दिया है। कितना? 2000 ना? 2000 को क्या क्या सीखोगे बेटा,
चीजें हैं, सीख लो। 4 मंथ से डिवाइड करोगे 500 पर मंथ आ गया। अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला है जो लास्ट बिल है उसी को अजम्पशन लोगे। यानी पूरी कहानी में मुझे ये बताना है, लुब्बे लुबाब ये है कि जून 30 2005 का बिल जो है अक्रूड है। लाइट यूज कर ली हम 30 जून को बैठे हुए, हम 30 जून को बैठे हुए, हमने कितने महीनों की लाइट यूज कर ली? 5। गलत। हमने कितने महीनों की लाइट यूज कर ली? आज 30 जून को ये सारी बातें हो रही हैं, 30 जून 2005 को बात हो रही है। ये पिछले 3 महीनों का बिल नहीं दिया था और 2 महीनों का, और तो कितने हुए? और आप मुझे बिल दे कितने महीनों का रहे हो? तो 1 महीने का क्या हुआ? अक्रूड। ये सिर्फ एक महीने के अक्रूड के लिए पूरा सवाल बर्बाद हो गया। बैलेंस शीट भी बच्चों की टाई नहीं हुई। ये FAR 1 के अंदर की एडजस्टमेंट है जो ये उठा के एक्सट्रैक्ट करके डाली है। इस 500 रुपए की वजह से जरा देखो, समझना चाहो तो ये 500 नहीं डाले आप, नहीं आप जैसे हजारों इतने सारे बच्चे सबने इधर डाला कैश पेड 900 डाला, इधर 1800 डाला, इधर 2000 डाला गया। सर ने हमें रट्टा लगवाया था, सारा कैश पेड इधर आता है, सारा कैश पेड इधर डाला था, इधर प्रीपेड ओपनिंग में डाला, सारा कैश पेड इधर डाला। लेकिन किसी के ये दिमाग में नहीं आया कि एंडिंग बैलेंस की कुछ एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। तो 30 जून को लिखा ना कि 30 जून को 30 मई 31 मई तक की हमने पेमेंट कर दी है, लिखा हुआ है ना उसने 4 मंथ। बच्चे ने कहा यार ये सारा ऐड करो, सब ऐड करना जरा। 66,600 एक्सपेंस फॉर द ईयर में लिखकर आ गए और बैलेंस शीट में 500 भी नहीं गए। हालांकि ये 500 रुपए आपको ये बताओगे कौन सा अक्रूड है, कौन से महीने का? वेरी गुड बेटा, ये जून 2030 जून का 1 महीने का बिल जो है अक्रूड कहां से आता है? ब्रॉड डाउन आता कहां से है? ये देखो इधर कैरी डाउन से। ये 500 रुपए इधर डालने थे, 6,600 बने थे, कितने बने? 7,000। अब ये आपके PNL के अंदर 7,100 जाएंगे एक्सपेंस फॉर द ईयर में, और बैलेंस शीट में 500 रुपए अक्रूड जाएगा। क्लियर हुई बात? हाँ बेटा। हमें कोई कंसर्न ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि ओपनिंग बैलेंस जैसा दिया उधर ही लिख देना। कोई उनकी खुद की कोई जो है एडजस्टमेंट होगी किसी चीज की, यानी हमें ओपनिंग बैलेंस से कोई भी सरोकार। हाँ मेरा बेटा, मैं तो 700 रुपए की बात कर रहा है ना, तो मैं बोल तो रहा हूँ सारी कैश पेमेंट डाल दी, सिर्फ आखिरी वाले को एडजस्ट करेगा, ऊपर वाले को नहीं देखना है। मेरे पास एक और सवाल है, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? ये किस चीज का दिया हुआ है? पहला तो सवाल मेरा ये है। ये तो बात की बात है ना, कैश पेड तो बाद में करा है ना, इसलिए तो वो इसकी एडजस्टमेंट नहीं है। सिर्फ किसकी देखेगा? लास्ट जहां पे अकाउंटिंग एंड एंड्स हो रहा है उसको एडजस्ट करेगा। ये खुद ब खुद इसको एडजस्ट करके एक्सपेंस फॉर द ईयर दे देता है। मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम कह रहे हो सर ये जो इसने 1 अगस्त को पेमेंट दी है वो दी है मई जून और जुलाई की। बच्चे जब मई जून और जुलाई की पेमेंट दी है तो ये तो इधर आ रहे हैं, क्या ख्याल है? मई जून और जुलाई इधर आ रहे हैं, इसमें काउंट हो रहा है। 2 महीने तुम्हारे लिहाज से प्रीपेड है और इस इटसेल्फ प्रीपेड 700 रुपए और दिया हुआ है। तो इसके अंदर अकाउंटिंग बाकायदा तुम्हारी बुक्स में लिखा है कि ओपनिंग बैलेंस के ओपनिंग के प्रीपेड अक्रूड से आपको ये कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको इससे इन्वॉल्व नहीं करेगा और लास्ट वाली एडजस्टमेंट को निकालेगा। एक और सवाल दे दूंगा तो वो कर लेना जरा। क्यों 2000 के बाद 500 रुपए अक्रूड है? नहीं, 4 महीनों का करा है। फिर देखो 4 महीनों का करा है। अच्छा एक और चीज, एक चीज बताना जरा, अगर 30 जून को जरा सुन देखना जरा, 30 जून को बोलता कि मैंने 5 महीनों का बिल पे कर दिया, कितने महीनों का? यानी कहां तक का? 30 जून तक का। यानी हिसाब किताब क्लियर हो गया या नहीं? 2,000 रुपए अगर उसने दिए कितने महीनों के बच्चों, तो फिर कोई ना प्रीपेड आएगा ना अक्रूड आएगा। समझ आई बात या नहीं? सिर्फ 1 महीने की ना इंक्लूड करने की वजह से अक्रूड आया है। एक सवाल लिख लो, प्रीपेड का बना लो, तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी तुम्हारी।
किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, सिर्फ ये पूरा बनाना पड़ेगा। लेकिन ये आपका कोई, ये बात समझो जरा, जो शुरू के 7, 8, 9 सवाल करे ना जो टी अकाउंट वाले बच्चे, वो नहीं आते, इतने आसान नहीं आते। हाँ बोलो, किसके? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल क्रेडिट, अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट 500 रुपए से। ईयर एंड पे एंट्री बनाने का पूछ रहे हो ना मुझसे, जल्दी जल्दी फास्ट करो, जितनी जल्दी सवाल पूछा। 30 जून 2005 की एंट्री बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल क्रेडिट 500 रुपए से। जरा मुझे बताओ इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितना जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में 7,100। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? 500 रुपए लाइबिलिटी जाएगी। एक सवाल बना लो, इसी के आगे लिख लो अपने हैंडआउट के, तो मुझे समझ में आ जाएगा तुम्हें दोनों कॉन्सेप्ट आ गए। ये आप लोगों को समझ में आया भाई? 3 महीनों का बिल चौथे महीने की पहली तारीख को दे रहे थे, बिल्कुल सीक्वेंस में दे रहे थे। 1 अगस्त को दिया, 1 नवंबर को दिया, 1 फेब को दिया। 1 मई को जब बिल लेने के लिए आया मैं आपके पास, तो आपने एक्सक्यूज कर लिया कि सर पैसे नहीं है, और आपने 3 महीनों की लाइट पहले ही कंज्यूम करी हुई थी, फेब, मार्च और अप्रैल की। मैं फेब, मार्च और अप्रैल का बिल तुमसे लेने के लिए आया, तो वो तुम्हारे पास नहीं थे। इधर तक समझ में आया? तो मैंने कहा भाई अब कब बिल दोगे? बोले सर अकाउंटिंग एंड हो रहा है 30 जून को। आप इंशाल्लाह 30 जून को आएंगे ना, मैं आपको पूरा हिसाब किताब क्लियर कर दूंगा। कितने महीनों का? फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 महीनों का लाइट का बिल मैं पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। मैं तो इतना फॉर श्योर कहता हूं बच्चे से, जो आखिरी पेमेंट दी होगी ना उसमें हमेशा जिंदगी में गड़बड़ होगी, और उसी से तुम अक्रूड और प्रीपेड निकालोगे। नहीं, यही बात समझे? वो लास्ट पेमेंट को जरा देख लेना, लेकिन बहुत हाई लेवल से बिल्कुल कंसंट्रेट करके करेगा तो बेटा समझ में आएगा। बैलेंस शीट टाई अप नहीं होगी, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में गलत जाएगा, पीएनएल के अंदर एक्सपेंस गलत जाएगा। अब इसको तुम जितना भी मजाक मस्ती में समझते रहो, और यकीन जानो ये जो चैंपियन बने हुए ना बाखुदा, ये 1 सेकंड में सारे नलफाई हो जाएंगे, तो समझ ही नहीं आ रहा। ये डिसमेंटलिंग के अंदर जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट फैक्टर लगा के जो आज प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आना है, उसके अंदर ही परेशान हो जाएंगे। मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं। क्यों? कॉस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट गलत निकाला है। तुम स्ट्रेट लाइन लगाओ, डिमिनिशिंग लगाओ, सम ऑफ द ईयर लगाओ, तुमने कॉस्ट ऑफ एसेट ही गलत लगाई है, तुम्हारी नेट बुक वैल्यू गलत, तुम्हारा पूरा सवाल गलत, और तुम इस फंटेसी में होगे मैंने पूरा सवाल सही करा है। अब इसके उत्तर बड़ा आर्ग्यूमेंट है, सर हमें स्टेप के नंबर मिलेंगे। भाई वो स्टेप के नंबर शायद ये है कि फॉर्मूले का एक नंबर दे दे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। 15 में से 1, 15 में से 2, 15 में से 3, यही नंबर मिलने तुम्हें। वो एग्रीगेट करके भी 15, 20, 25। ये वजह ये है कि हाफ हार्टेड कभी नहीं पढ़ो, पढ़ो तो बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट करा करो। बीच बीच में से चंक्स करके सीए के अंदर नहीं पढ़ना। जब एक चैप्टर पूरा करो, जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बात आ रही है तो उसको पूरा आना चाहिए। उसका कोई एक चीज भी कि यार ये चल पेपर में देखेंगे, कुछ तो ऐसे भी है इंशाल्लाह, जो बाकी है ना पेपर में देखेंगे जो होगा, तो फिर देखते ही रहना, देखते ही रहना। सवाल पूछ रहे हैं? भाई फेब, मार्च और अप्रैल का जो ऑनलाइन वाले बच्चे जिसका नेट स्लो हो गया था, फेब, मार्च और अप्रैल का बिल, फेब, मार्च और अप्रैल का बिल तुम्हें 1 मई को देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 30 जून को, ये तो मैंने अपनी तरफ से कहानी बनाई कि अब मैं कब लेने आऊं, वो लिखा हुआ है 30 जून को पेमेंट दी है, और वो 4 महीनों की दी है। कितने महीनों की दी है? 4 महीनों की दी है। और आगे इससे पता चल रहा है, उसमें मंथ का नाम क्या लिखा है? 30th मई लिखा हुआ है। लास्ट पेमेंट में देखो फॉर 4 months टू 30th मई लिखा हुआ है।
इससे क्लियर कट पता चल रहा है कि इधर तक का बिल दिया है, ये वाला बिल जो है अक्रूड है। ये लिखा है तुमने अक्रूड अपने पास? इसी के आगे अपने हैंडआउट में एक सवाल को चेंज करो, जरा देखता हूं कितना समझ में आया है। क्लियर है? अपने हैंडआउट में पेंसिल से वैल्यूज चेंज कर रहा हूं और लास्ट वाले में चेंजेस लाऊंगा तो एक और सवाल बन जाएगा। मैंने शायद दिया तो नहीं, देखो ओपनिंग बैलेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट प्रीपेड लिखा हुआ है कितना था? 700 है ना, उसको 3500 कर दो, उसके आगे ही लिख दो, आगे करके 3500। 700 की जगह पे क्या लिखा? 3000। जल्दबाजी नहीं करना मेरा बच्चे, गलत हो जाएगा। पेमेंट मेड ड्यूरिंग देयर, पहली पेमेंट 1 अगस्त को करिए फॉर 3 मंथ्स, यूं ही है 31 जुलाई की। इसके लिख लो 4500, पहली पेमेंट लिखो 4500, नहीं 3500 है बच्चे, 3500 है। फिर पेमेंट में पहली कितने की है? 4500 की। दूसरी पेमेंट लिखोगे किसकी? 1 नवंबर वाली है, ये लिखोगे, इसके आगे लिखना 6000। फिर 1 फरवरी आएगा ना, 1 फरवरी में लिख लेना 7500, 7500। फिर क्या आया? 30 जून को। अब इधर ये पूरा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, नीचे लिखो, सबसे नीचे जो जगह है ना, सबसे नीचे 30 जून 2005 for 8 months, for 8 months to 30th September 2005। कुछ बात समझ में आई है? टू 30th September 2005 और फिर अमाउंट लिख लो इसके अंदर 24,000। कर सकते हो? कर दो जरा, टी अकाउंट बना दो। कर लो तो अच्छा है। क्लास की टाइम हो गई क्या? ये सवाल कर लो, पूछो, सिर्फ ये कर लो जरा सा, पता चला। Sir, can you repeat the question? के एडजस्टमेंट आएगी, वो कंपनी अकाउंट बनाएगा तो उसमें ये आ जाएंगी सारी एडजस्टमेंट्स। बैड डेट्स है तो बहुत सारी चीजें यार, इन्वेंट्री है, एनआरबी की एडजस्टमेंट है, क्या क्या करें। अब ये है कि सर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसके अंदर जितना हो गया है कि डेप्रिसिएशन के अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, डिस्पोजल, एक्सचेंज, तुमने ली थी क्लासें, वो देख लेना सारी, उसके सारे स्टेप्स याद कर लो। उसमें डायरेक्ट कर रहे होंगे, बस आप लोग भी उसी तरह से डायरेक्ट करना, वो स्टेप बना दिए थे। करो, ये सवाल तो कर दे यार। हाँ भाई, ये वाली में नहीं समझ, ये भी नहीं 30 जून को पेमेंट करने आए होंगे और 31 मई तक की करी है। पढ़ो। हाँ, जब तो ये भी नहीं समझ आई थी। तो फैब के बाद तुम्हें बिल कब देना था? फैब 1 फैब को पेमेंट दी मैंने, फिर फैब, मार्च और अप्रैल का बिल मुझे कब देना था? तुमने नहीं दिया मुझे, मैंने क्रॉस डाला है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, 1 मई को नहीं दिया, मैं 30 जून को आया तुम्हारे पास, 30 जून को पेमेंट लेने आया। नहीं जनवरी फरवरी नहीं है, कहाँ तक? जनवरी तक, फरवरी से और मई तक का दिया तुमने, 1 महीने का कम दिया। अब समझो, देना था टोटल 5 महीनों का, फेब मार्च, अकाउंटिंग एंड हो रहा है 30 जून, फेब मार्च अप्रैल मई जून तक का देना था। तुमने कितने महीनों का दिया? 4 महीनों का, यानी मई तक का दिया, 1 महीने का क्रूड रह गया। नहीं
दिया तुमने 30 जून को है मुझे, और दिए हैं 31 मई तक का, 30 मई तक का। जून का बिल बाकी है, अपने पास लिख लो, जून का बिल बाकी है देना, तो वहां पे पैसे नहीं दे, समझी? तो वो अक्रूड में आ गए। तुमने कंज्यूम कर लिया है, लाइट यूज कर लिए, लेकिन पैसे नहीं दिए। पर मंथ से डिवाइड करो, लास्ट पेमेंट को जैसे डिवाइड करा है। क्यों, कितने महीनों का है भाई ना, 8 से डिवाइड करो पर मंथ पीएम, और 3 मंथ्स का कितना हुआ, वो 9,000 प्रीपेड जाएगा। नहीं समझी? प्रीपेड कितना, ये समझाना है। ये नहीं दिया होगा, कभी जिंदगी में नहीं दिया होगा, खुद ही निकालना पड़ेगा। ये है असल सवाल। ये शुरू के 6, 7, 8 सवाल कर रहे थे ओपनिंग प्रीपेड, बड़ा मजा आ रहा था, यूं रख रहे थे, वो सिर्फ टी अकाउंट याद करवा रहा था। सवाल में तो आपको खुद कर लिया। अभी देखो ना, जरा सा तुमने कर लिया भाई, नींद आ रही है तुझे बहुत। ये 6,700 उसके बाद ये आएगा 3,000, 3,000 को 5,000 मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 आएगा, 9,000 आएगा। नहीं ना, 15,000 आएगा सर। इसके बाद मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ, बैठ जाओ, मैं तुम्हें बात जाते हुए बताऊंगा एक चीज। एक बात याद रख लेना, बड़ी अच्छी बताऊंगा। डन कह रहे हो? जरा मुझे बता दोगे, इधर से हम कर लें तो और भी आसान हो जाएगा, बना हुआ ही है। ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड था कितना, 30। पहली कैश पेमेंट बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसके बाद देखो इस पूरे कैश पेड को जो लिखा है, ये जो कैश पेड लास्ट लिखने जा रहा हूं 20, इसमें अगले सालों का भी शामिल है। क्या ख्याल, एग्री करते हो? अच्छा, पहली पेमेंट 1 अगस्त को करी है, कितने की, 4,500 की। दूसरी आपने 6,000 की करी, 7,500 की करी। 1 मई को आपने पेमेंट नहीं करी मुझे, मैंने कहा यार आप कब करोगे पेमेंट, तो माशाल्लाह उसने 30 जून को जब पेमेंट के लिए मैं गया, तो 30 जून को फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हमेशा के लिए याद रख लेना, तो हमेशा ये कामयाब हो जाओगे। ये कितने हो गए, 8 महीने हो गए। इन सब की मुझे कितनी पेमेंट दी है तुमने, इसको 8 से डिवाइड कर दो, 3,000 रुपए पर मंथ, जिसमें से 30 जून हमारा अकाउंटिंग एरर था, और ये तीनों महीने हमारे लिए क्या थे बच्चों, प्री के। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक चीजें हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि आप लोग ये समझ रहे हो, आपकी कुछ क्लास में कुछ बच्चों को मैंने जो इतना समझा, ऑब्जर्व करा है कि कुछ भी, वो तो आपकी थोड़ा बाय द पैरेलल क्लासेस चलेंगी ना, आपको खुद समझ में आएगा, और आप देख लेना इसकी अटेंडेंस 100% पूरी भर जाएगी। मैंने जो पास में देखा है कि बच्चे को समझ में आ जाता है, अबे यार ये तो सारी टेढ़ी चीजें। हाँ, मेरे वे में ये है कि पहले मैं आसान सवाल करवा के फिर मुश्किल पे ले जाता हूँ। अगर मैं भी ये इसको पहले करवा सकता था बच्चे, लेकिन आपको टी अकाउंट जब याद ही नहीं है तो आप ये क्या करोगे। अपना एक एक्सपीरियंस से बिहाफ पे बात करो। 9,000 ये प्रीपेड डाल दिया। ये कौन कौन से महीनों का प्रीपेड डाला है मैंने, जुलाई, अगस्त, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है। हमारा 30 जून को तो अकाउंटिंग का एंड हो जाता है। अब ये 9,000 डाल दिया, इन सबको ऐड करना 45 500, 45 500 में से 9,000 माइनस कर दो, 36,000। हाँ बेटा क्लियर है।
एक लड़के ने लास्ट एक चीज बताते जा रहा हूँ कि एक लड़के ने बोला सर, लास्ट बात जो तुम गवेश मैं तुम्हें भी बताना चाह रहा था, एक बोल रहा है सर मैं अगर इसको मैं मेक इट सिंपल और इस सिंपलिसिटी के अंदर मैं यूं कर दूं, अगर मेरे पूरा सवाल समझ में आ गया, 3500 मैंने ओपनिंग में लिखे, 4500 मैंने इधर लिखा, सुनना जरा, 6000 इधर लिखा, 7500 लिखा। सर मुझे पता है इस 24000 के अंदर प्रीपेड भी शामिल है। बोला मुझे पता है इसमें 24000 रुपए में प्रीपेड भी। उसने क्या करा, प्रीपेड में से 24000 में से 9000 पहले ही माइनस कर दिए, जैसे इसने करा था। 24000 में से 9000 माइनस करना मेरा बेटा। अहमद इधर लास्ट चीज सुन लो फिर जाओ। 24000 में से 9000 माइनस करो। उसने बच्चों क्या डाल दिया और बोला सर मैंने प्रीपेड नहीं डाला, प्रीपेड मैंने नहीं डाला। तो मेरा सवाल यह है कि ये आपने जब इसको टोटल करोगे तो आपका आंसर सेम निकल रहा होगा 36,500। बात समझ में आ रही है? 36,500 आ रहा है या नहीं आ रहा है इसका टोटल करोगे तो? लेकिन आपकी बैलेंस शीट टाई अप नहीं होगी, इससे कि 9000 रुपए प्रीपेड भी तो डालना होगा। कॉन्सेप्ट भी गलत जाएगा। वो एक ही चीज के आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि मैं पहले से प्रीपेड को उड़ा दूं। भाई आपने पेमेंट तो कर दी है ना, आपने पेमेंट तो अगले साल तक की कर दी है। यानी इन शॉर्ट ये पूरी चीज गलत हो गई। पूरे 24,000 ही इधर दिखाने पड़ेंगे। अब समझा मेरे बच्चे? 9000 इधर डालने पड़ेंगे, 9000 इधर डालने पड़ेंगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? पेमेंट पूरी आएगी। इससे के पेमेंट 30 जून पे हुई है, उसी अकाउंटिंग पीरियड में हुई है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? हालांकि इसको अगर हम डायरेक्ट भी लिखते तो आंसर आ सकता था। ठीक है, अल्लाह हाफिज।